में बांट दिया। ठीक इसी प्रकार से आप भारत में होने वाली वर्षा के वितरण को अध्ययन का आधार बनाकर औसत वार्षिक वर्षा के वितरण के आधार पर आप भारत को अलग अलग क्षेत्रीय इकाई में बांट सकते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, तो देखिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र एक से अधिक है। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र, 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्र। तो आपने क्या किया, सम वर्षा रेखा को आधार बनाया, भारत को अलग अलग क्षेत्रीय इकाई में बांट दिया। ये भी एक अध्ययन प्रदेश हुआ। तो एक ही स्थान को आप अलग अलग चरों को यानी वेरिएबल्स को आधार बनाकर अगर क्षेत्रीय इकाई में बांट रहे हैं तो वो क्या हो गया, प्रादेशिक इकाई होगा। जैसे आपने मिट्टी से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन किया है तो मृदा से संबंधित विशेषताओं के आधार पर भारत को पर्वतीय या फॉरेस्ट, जहां पर वनाच्छादित मृदा है, जलोढ़क मृदा वाले क्षेत्र, लाल एवं पीली मृदा वाले क्षेत्र, काली मृदा वाले क्षेत्र, लैटेराइट मृदा वाले क्षेत्र, मरुस्थलीय मृदा वाले क्षेत्र में बांट दी। इसके आधार पर आप क्या कह सकते हैं, यही आगे जब हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो इन्हें जानेंगे, क्योंकि भू आकृति प्रदेश, मृदा प्रदेश, वर्षा प्रदेश, वनस्पति प्रदेश जैसे टॉपिक को मैंने फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के क्रम में ही वहीं पर आपको इनसे परिचय करा दिया था, क्योंकि वहां हम प्रभाव को देखते थे और कारण खोजते थे। और यहाँ पर कृषि प्रदेश, तो जब भारत में उपजाए जाने वाले फसलों के वितरण के आधार पर भारत को हम क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रीय इकाइयों में बांट रहे हैं, तो चावल, जूट और चाय उत्पादन क्षेत्र में तो हम इसे बांट दिए। गेहूं और गन्ना का जहां उत्पादन होता है उसे अलग क्षेत्रीय इकाई में बांट दिए। कपास की जहां खेती होती है उसे अलग इकाई में बांट दिए। जहां मक्के की खेती होती है उसे अलग इकाई में बांट दिए। तो इस टॉपिक को हमें अलग से तैयार करना है, लेकिन उसे तैयार करते समय दिमाग में प्रदेश की संकल्पना को ध्यान में रखकर चलना है, यानी उसे ही आधार बनाकर चलना है। इसी तरह हम लोग आगे कृषि जलवायु प्रदेश यानी एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स की पहचान स्थल स्वरूपीय, जलवायुवीय, वहां की मृदा संबंधित विशेषताओं के साथ साथ वहां उपजाए जाने वाले फसलों के आधार पर करेंगे। तो कैसे भारत को अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया, उसके यानी कृषि जलवायु प्रदेश में बांटने का आधार क्या था, वो कहीं ना कहीं प्रदेश के सीमांकन का आधार हो जाए। सोचिए कई सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। ये भी एक टॉपिक आपको आगे पढ़ना है। उसी तरह हम भारत में जो उद्योगों को स्थापित किए गए हैं और भारत के जिस क्षेत्र में उद्योगों का अधिक विकास हुआ है वहां की विशेषताओं के आधार पर भारत को हम अलग अलग इंडस्ट्रियल रीजन्स में बांट सकते हैं। ये भी हमें एक टॉपिक को तैयार करना। आप एकदम निश्चिंत रहिए, भूगोल वैकल्पिक विषय के अंतर्गत जितने भी चैप्टर्स हैं, टॉपिक हैं, जो आपको ऑप्शनल को तैयार करते समय समझना चाहिए, उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, उन सभी को मैं क्लास के माध्यम से तैयार कराऊंगा। और मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि आप कैसे किसी टॉपिक को तैयार करें तो उसे रिलेट कर पाए, उस पर अपनी समझ विकसित कर पाए, किताबी भाषा में अपने आप को आप ना उलझाएं और रटने की प्रक्रिया में ना पड़े, नहीं तो फिर कोचिंग करने का, क्लास करने का फायदा क्या हो। और इसके लिए भी आश्वस्त रहिए कि एक बार अगर आपका सिलेबस तैयार हो गया तो क्वेश्चन आंसर लिखना भी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन आप उसका इंतजार नहीं कीजिएगा, पहले अपने सिलेबस पर अपनी पकड़ बनाकर लैंग्वेज डेवलप कीजिएगा। सब टॉपिक आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, अगर हम ऐसे प्रदेश को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन की डिमांड होगी, लेकिन जब आपसे कहेगा कि प्रदेश की सामान्य विशेषताओं का वर्णन करते हुए प्रदेश के प्रकार को बताइए, प्रदेश के प्रकार को, तो कहेंगे कि प्रदेश की सामान्य विशेषताओं के आधार पर प्रदेश की सामान्य विशेषताओं के आधार पर या आंतरिक चरों में समरूपता के आधार पर प्रदेश को
एक चर प्रदेश, दो चर प्रदेश, इंग्लिश में कह सकते हैं रीजन विथ टू वेरिएबल्स, बहुचर प्रदेश, रीजन विथ मल्टीपल वेरिएबल्स। एक चर प्रदेश में हम किसी एक विशेषता को अध्ययन का आधार बना रहे हैं, जैसे वर्षा प्रदेश, जैसे मृदा प्रदेश, एक विशेषता होगी। दो चर प्रदेश में हम हो सकता है मृदा और वनस्पति, दो विशेषताओं को अध्ययन का आधार बना दी, और मृदा और वनस्पति की विशेषताओं के आधार पर हम पहचान कर रहे हैं। हो सकता है हम जलवायु और वनस्पति के आधार पर किसी क्षेत्र की पहचान करें। दो चर प्रदेश हो गया। एक से अधिक वेरिएबल्स को अध्ययन का आधार बनाकर विटलसी ने विश्व को अलग अलग कृषि प्रदेश में सीमांकित किया। इसका भी आपने अध्ययन कर लिया है। जब मैंने एग्रीकल्चर टॉपिक को डिस्कस किया था तो वहां पर विटलसी के द्वारा दिए गए कृषि प्रदेश के वर्गीकरण के आधार को बनाते हुए विश्व के कृषि प्रदेश की सामान्य विशेषताओं का वर्णन किया था। और विटलसी ने बहुचर प्रदेश के लिए कॉम्पेज, इस कॉम्पेज वर्ड यानी शब्द का प्रयोग किया था, और कॉम्पेज की संकल्पना के आधार पर उन्हें विश्व को कृषि प्रदेश में सीमांकित किया था। उसी तरह गिरासिमोए भी एक प्रादेशिक भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने बहुचर प्रदेश को संश्लिष्ट प्रदेश का नाम दिया। संश्लिष्ट प्रदेश का नाम दिया, जेनेटिक रीजन का। अब देखिए, एक तो ये हो गया, जिसमें भी आप लोग आगे जब टॉपिक को करेंगे तो वहां पर इनमें से कई सारे का आप अध्ययन कर चुके हैं और कृषि प्रदेश का भी अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन यहां सिर्फ आपको उदाहरण देना है। वहीं पर अगर आपसे कहा जाए कि प्राकृतिक विशेषताओं में स्थल स्वरूपीय विशेषताओं के आधार पर भू आकृतिक प्रदेश, जलवायवीय विशेषताओं के आधार पर जलवायु प्रदेश, मृदा संबंधित विशेषताओं के आधार पर मृदा प्रदेश, और इसी प्रकार प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित विशेषताओं के आधार पर प्राकृतिक वनस्पति प्रदेश की पहचान की जा सकती है, या किसी भी पृथ्वी के किसी भी स्थलीय भाग को अलग अलग क्षेत्रीय इकाइयों में बांटा जा सकता है। और एक ऐसा प्रदेश जहां की स्थल स्वरूपीय, जलवायु, मृदा और प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित विशेषताओं में समरूपता होती है, उसे प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। प्राकृतिक प्रदेश, नेचुरल रीजन्स। तो विश्व को हम प्राकृतिक विशेषताओं में समरूपता के आधार पर अलग अलग क्षेत्रीय इकाइयों में बांट सकते हैं, और इस प्रकार के प्राकृतिक प्रदेश को ही बायोम कहते हैं। तो जब स्थलीय बायोम का अध्ययन किया जाता है तो वहां पर इन सभी विशेषताओं को हम वेरिएबल के रूप में लेते हैं। और इसी प्रकार से अगर आप प्रदेश के प्रकार का वर्णन कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि आर्थिक क्रियाओं के
किसी भी क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेश के रूप में सीमांकित किया जा सकता है। इसी प्रकार सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर क्षेत्र की पहचान भाषाई प्रदेश, लिंग्विस्टिक रीजन, निर्जातीय प्रदेश, जनजातीय प्रधान क्षेत्र या जनजातीय प्रदेश के रूप में किया जा सकता है। और जहां इनमें एक प्रकार की समरूपता हो उनको हम कल्चरल रीजन्स के रूप में डिमार्केट कर सकते हैं। आपको सांस्कृतिक प्रदेश की सामान्य विशेषताओं का भी अध्ययन करना है, विश्व के सांस्कृतिक प्रदेश, भारत के सांस्कृतिक प्रदेश। हालांकि वो सभी तथ्यात्मक जो है कैरेक्टरिस्टिक वही लिखना है और फिर एकदम सीधे प्रश्न आते हैं। लेकिन जब आप इसे कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन के साथ रिलेट करके देखेंगे तो भूमिका बनाने में जब भूमिका बनानी होगी तो आप प्रदेश की संकल्पना को स्पष्ट करेंगे, उसके बाद किसी भी क्षेत्र के सीमांकन के आधार को स्पष्ट करेंगे और उसके बाद उस प्रदेश की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कर पाएंगे। तो ऐसे आप प्रदेश को कई प्रकार के जो है से सीमांकित या उसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जननिक प्रदेश, जेनेटिक रीजन। जब किसी क्षेत्र की पहचान वहां की विशिष्ट लक्षणों के आधार पर की जाती है तब उसे जननिक प्रदेश कहते हैं, जो अपने आप में विशिष्ट होता है। जैसे अगर आपसे कोई कहा तो मान लीजिए नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई मैदान, ये अपने आप में विशिष्ट है। जैसे मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र, इसको अपने आप में विशिष्ट है। जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, ये अपने आप में विशिष्ट है। जैसे भारत की बात करें तो बीहड़ भूमि, वो अपने आप में एक ऐसा विशिष्ट क्षेत्र, उसकी पहचान कर लेते हैं। तो स्थानीय प्रभाव के कारण, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जब कहीं किसी विशेष प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं तो उसको हम जेनेटिक रीजन कहते हैं। और इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए, इसी प्रकार से क्रियात्मक प्रदेश की पहचान प्रशासनिक आधार पर की जाती है। फंक्शनल रीजन की पहचान, एक क्रियात्मक प्रदेश हो गया कृषि उद्योग, दूसरा हो गया प्रशासनिक आधार पर। तो जैसे मान लीजिए कि कहीं चुनाव होने वाला है, उसको उस समय उसको चुनाव प्रदेश के रूप में कि प्रथम चरण में यहाँ चुनाव होगा, द्वितीय चरण में यहाँ होगा। दूसरा जो है, अगर कोई क्षेत्र जो है अगर आपदा से प्रभावित क्षेत्र है तो आपदा से प्रभावित क्षेत्र की अगर पहचान कर दी गई और राहत कार्यों करने के लिए आपदा से प्रभावित क्षेत्र की, उसी प्रकार कोई संवेदनशील क्षेत्र है जहां पर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, संवेदनशील क्षेत्र है, वहां विशेष दलों को भेजना पड़ा। तो कई बार आप ऐसा देखेंगे कि प्रशासनिक उद्देश्य से या प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए क्षेत्र की पहचान की जाती है। जब तक वहां उस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं तब तक वह क्षेत्र, उस क्षेत्र का अस्थायित्व रहता है। जैसे ही वो प्रभाव खत्म हो जाते हैं तो उस क्षेत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इस प्रकार के क्रियात्मक प्रदेश अस्थायी होते हैं, जिनका महत्व या जिनकी
अवस्थिति या अस्तित्व उसी समय तक, जिनका अस्तित्व उसी समय तक बना रहता है जब तक वहां पर प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता पड़ती। तो आपने क्या किया कि कई प्रकार से आप प्रदेश की सामान्य विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र को अलग अलग इकाइयों में बांटकर प्रदेश की पहचान कर सकते हैं। तो क्या हुआ, पहले प्रदेश की संकल्पना कि प्रदेश कहते किसे, भूगोलवेताओं ने अपने ढंग से प्रदेश को कैसे परिभाषित किया। उसके बाद प्रदेश की सामान्य विशेषताओं का हम भूगोलवेताओं के द्वारा दिए गए विचारों के आधार पर कैसे वर्णन कर सकते हैं। फिर प्रदेश की सामान्य विशेषताओं के आधार पर हम प्रदेश की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो कई प्रकार से हम प्रदेशों की पहचान कर सकते हैं। अब आ रहा है कि अगर हम प्रदेश की पहचान करेंगे तो एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से अलग करने के लिए हमें बाउंड्री ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके लिए ही हम प्रादेशिकरण की विधियों को अपनाते हैं। इससे जुड़ा हुआ टॉपिक क्या हो जाएगा, प्रादेशिकरण की विधियां। प्रदेशों के प्रकार है, यानी प्रदेशों के प्रकार की अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे कि प्रदेश की सामान्य विशेषताओं के आधार पर प्रदेश की पहचान कई प्रकार से की जा सकती है। उदाहरण आपके सामने हो गया, ठीक है। आंतरिक चरों में समरूपता के आधार पर प्रदेश की पहचान कर उसे अन्य प्रदेशों से अलग करते हैं। प्रदेशों का सीमांकन ही प्रादेशिकरण कहलाता है। यानी दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि प्रादेशिकरण का तात्पर्य या प्रादेशिकरण का संबंध प्रदेशों के सीमांकन की प्रक्रिया से, यानी जब हम किसी भी क्षेत्र को कई इकाइयों में बांट रहे हैं तो उसे हमें एक दूसरे से अलग करने के लिए बाउंड्री ड्रॉ करना पड़ेगा, और इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है। तो एक लाइन में लिखने के लिए यही तरीका है कि प्रादेशिकरण का तात्पर्य प्रदेशों का सीमांकन से है, और प्रदेश का स्पष्ट रेखाओं के रूप में सीमांकन के लिए कई प्रकार की विधियों को अपनाया जाता है। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कई प्रकार की विधियों से प्रदेश का स्पष्ट रेखाओं के रूप में सीमांकन किया जा सकता है। अब कहेंगे कि प्रादेशिकरण की जब विधियों की बात करेंगे तो यहां ध्यान दीजिए, प्रदेश का सीमांकन करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक अनुभव पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया जाता था। वही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गणितीय एवं सांख्यिकीय विधि
सांख्यिकीय विधि की सहायता से प्रदेशों का स्पष्ट रेखा के रूप में सीमांकन करने का प्रयास किया गया। वर्तमान समय में अनुभव एवं मात्रात्मक विधियों की सहायता से प्रदेश का सीमांकन किया जाता है। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, यहां तक जो मैंने डिस्कस किया वह किस प्रश्न का जवाब देने के लिए काफी है या पर्याप्त है। यदि आपसे प्रश्न किया जाएगा कि प्रदेश की संकल्पना से आप क्या समझते हैं, तो ऐसे में अब तक के डिस्कशन को ही आधार बनाकर आप कॉन्सेप्ट के रीजन को स्पष्ट करते समय थोड़ा सा एक दो लाइन में यह मेंशन कर सकते हैं कि भूगोलवेताओं ने प्रदेश को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया। फिर 2-4-5 लाइन जो इम्पोर्टेंट है, प्रदेश की सामान्य विशेषताओं का वर्णन करके प्रदेश की संकल्पना को और स्पष्ट कर सकते हैं। और अंत में जो लाइन था, अंत में जो सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करने के दौरान आपने देखा कि प्रदेश की किसी भी प्रदेश की विशेषताओं में आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए दो प्रदेशों के बीच में एक संक्रमण प्रदेश होता है, इसलिए प्रदेश का हम स्पष्ट रेखाओं के रूप में सीमांकन नहीं कर पाते हैं और प्रदेश की सीमाएं भी परिवर्तनशील होती हैं। लेकिन वहीं फिर आगे कहेंगे कि प्रदेश की विशेषताओं के आधार पर ही, यानी आंतरिक चरों में समरूपता के आधार पर प्रदेश की पहचान की जाती है और प्रदेश की पहचान करते समय प्रदेश की पहचान करके उसे अलग अलग क्षेत्रों से अलग किया जाता है। प्रदेश का प्रादेशिकरण के द्वारा ही प्रदेश का सीमांकन किया जाता है और इसके लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक अनुभव पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गणितीय सांख्यिकीय विधि पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया गया और अभी के समय दोनों की सहायता से प्रदेश का सीमांकन किया जाता है। इसके यानी आज के क्लास के डिस्कशन के आधार पर आप 3 प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। प्रादेशिक संश्लेषण, उसके लिए मॉडल, थ्योरी एंड सिद्धांत, मानव भूगोल के संदर्भ का आपने अध्ययन किया है, वहां पर ये डिस्कस किया गया, वो एक रिवाइज हो गया, तो फिर से आप वहां अगर समझ चुके हैं तो यहाँ उस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा, प्रदेश की संकल्पना से आप क्या समझते हैं। तीसरा, प्रदेश की सामान्य विशेषताओं का वर्णन करें। अब वहीं अगर कहेगा प्रादेशिकरण की विधियों को स्पष्ट करें, यानी किस प्रकार से भूगोलवेताओं ने प्रदेश के सीमांकन का प्रयास किया, तो इसके लिए अभी हमें और भी इस टॉपिक को डिटेल में जानने की आवश्यकता है। लेकिन उससे पहले हम लोग यह तो समझ लें कि प्रदेश की सामान्य विशेषताओं के आधार पर अगर हम किसी भी क्षेत्र को अलग अलग इकाइयों में बांटते हैं और उसकी पहचान प्रदेश के रूप में करते हैं, तो कृषि प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश की पहचान कैसे करेंगे, उसकी सामान्य विशेषताएं क्या होंगी। उसी प्रकार औद्योगिक प्रदेश की पहचान क्या करेंगे और सांस्कृतिक प्रदेश की पहचान क्या करेंगे। तो यह जो पहले के टॉपिक थे उसे यहाँ पर हमें तैयार करना है, उसे हमें यहाँ एक बार समझ लेना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास कई उदाहरण मिल जाएंगे, कई प्रकार के रीजन्स को हम समझ जाएंगे, तो प्रादेशिकरण की विधियों को भी एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। और जब हम प्रदेश की विशेषताओं का अध्ययन कर लेंगे तो हमारे लिए भी समझाना आसान हो जाएगा कि क्यों किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग हमें प्रादेशिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं जो वहां के असंतुलन का कारण बनता है। तो चलिए, यहाँ के डिस्कशन के बाद हम लोग किधर जाएंगे, फिर से एक बार पीछे जाएंगे, पहले से तैयार किए गए टॉपिक और प्रदेश की संकल्पना को ध्यान में रखकर कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स को भी एक बार समझ लेते हैं, जिससे आप भी निश्चिंत हो जाएंगे कि चलो जो टॉपिक पहले छूटा था, जो आपको लग रहा था कि छूटा हुआ है, वो अगर मैंने कहा था कि यहाँ मैं डिस्कस करूंगा तो मैं अपना कार्य कर रहा हूँ।
और फिर वैसे ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को समझने का, तैयार करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप तंत्र विश्लेषण के टॉपिक को रिवाइज कीजिए, सामने रखिए, इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट को जो तैयार किए हैं उसको सामने रखिए और इसे भी तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।